आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि क्या है, इसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म को जान लेते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर a1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1, a2 है कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2, b1 है कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1, b2 है कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2 एंड c1 एंड c2 ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। लीनियर इक्वेशन जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हम लोगों को एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये दोनों एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास तीन सिचुएशन बन सकते हैं। या हो सकता है ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये तीन कंडीशन बनते हैं। तो हम लोग पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले यह जान लेंगे कि किन किन कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन द्वारा जो लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो पैरेलल होता है, इंटरसेक्टिंग होता है या ओवरलैपिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय बोथ लाइन इज इंटरसेक्टिंग। और इस केस में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर हम लोगों को एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन है, अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इक्वेशन इज पैरेलल लाइन। इस केस में ये दोनों पैरेलल लाइन होगा और यहां पर नो सॉल्यूशन, हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में हम लोगों को एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में दोनों लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट दोनों ही लाइन में मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये चेक करना होगा कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो किस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या फिर ओवरलैपिंग। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन तो ही हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अदरवाइज हम लोगों को इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का जरूरत नहीं होता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो हमारा 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। a1 इज इक्वल टू हियर a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 4, b1 is equal to 4, b2 is equal to 5,
C1 इज इक्वल टू -7, C2 इज इक्वल टू -9। अब हम लोगों को यहाँ पर A1 अपॉन A2 का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये 3/4 होगा, B1 अपॉन B2 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 4/5 होगा। हम लोगों को यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, then line represented by this equation is intersecting line। अब चूंकि इन दोनों इक्वेशन के द्वारा इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब इट हैज only one solution। तो इसका हम लोगों को only one solution मिलेगा। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, plus 10 is equal to 0। Here A1 is equal to 2, B1 is equal to 4, A2 is equal to 4, B1 is equal to 3 and B2 is equal to 6, C1 is equal to -5 and C2 is equal to -10, सॉरी +10। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को A1 अपॉन A2 जो कि दिया हुआ है 2/4, ये हो जाएगा 1/2। फिर B1 अपॉन B2 जो कि इक्वल है 3/6 के, 3 1 3 3 6 क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर हम लोग को साफ पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 1/2 है और B1 अपॉन B2 1/2, यानी कि ये दोनों क्या इक्वल है। अब हम लोगों को C1 अपॉन C2 फाइंड करना होगा। अगर हम लोगों को A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम मिलता है तभी हम लोग C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम लोगों को C1 अपॉन C2 फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 10, तो 5 1 5 5 टू जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आया -1/2। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देन दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज़ these two equation represent parallel line और parallel line don't have any solution। यदि अब हम लोगों को ये पता चल जाए कि जो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन एक टू होने वाला है, तो उसको हम लोग सोल्व भी कैसे करते हैं। उसको सोल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हम लोग लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये लिखा ना रहे कि आपको इसको चेक करना है उसके बाद सॉल्व करना है, आप लोगों को चेक करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है और आपको कुछ भी मतलब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको पहले इसको चेक करना है कि इसका वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा फिर या नो सॉल्यूशन होगा।
तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कह देता है कि फर्स्ट चेक एंड देन सॉल्व इट, तब आप लोग इसको चेक कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं ताकि बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 2/3 होगा और यहाँ पर b1/b2 4/-1 होगा। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग, ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोगों को क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहां से हम लोग क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x के वैल्यू को यहां पर हम क्या किए सब्स्टिट्यूट किए हैं, x के वैल्यू को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 2, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। अब हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करना है 10 माइनस 4y अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 30 माइनस 3 4 जा 12y अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन जो होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 12y माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 को साइड भेजना है 30 देखिए माइनस 12y माइनस 2y, साइन दोनों का सेम है तो ऐड करना होगा। तो 12 प्लस 2 14y, क्योंकि 12 यहाँ पर लार्जर नंबर है उसके आगे माइनस है तो हमको यहाँ पर माइनस देना होगा और यहाँ डिनोमिनेटर वाला 2 इधर चला जाएगा तो 2 1 जा 2। अब यहाँ से माइनस 14y इज इक्वल टू 2 माइनस 30, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 40। मतलब 2 में 30 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 28 और 14 को हम लोग इक्वल टू किससे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 14 1 जा 14 14 2 जा 28 यानी कि y इज इक्वल टू 2। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू y यानी कि 4 इंटू 2 अपॉन 2। तो 10 माइनस 8 अपॉन 2। 10 में 8 माइनस करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा 2 2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला 1। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से इन दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोगों को x या y दोनों में किसी एक नंबर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से और सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6,
दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 30 एंड 3 2 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करना है तो हम देख रहे हैं कि दोनों का साइन क्या है, सेम है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आप लोग पिछला क्लास में पढ़े होंगे कि अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबका साइन को चेंज करना पड़ता है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। अब 12y में 2 को ऐड करने पर क्या हो गया, 14y। 30 में 2 को माइनस करने पर क्या हो गया, 28। तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 28 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोगों को y का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू 2 पुट करके x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग y के वैल्यू को पुट करते हैं, तो 3x माइनस y के प्लेस पर 2 इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू 3। तो 3x का वैल्यू क्या आ गया, 3 के इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू 3। यहां से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3 अपॉन 3, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हमारा क्या है 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों मेथड में सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड ही होता है, ठीक है। और इसे टाइम टेकिंग इसमें भी कम लगता है, मतलब ये कम टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। इसलिए ये मेथड जो है वो इजी है। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि किस मेथड से बनाना है, तो आप लोग इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। या अगर आपको कोई और मेथड, दूसरा मेथड, अगर जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है तो आप उससे ही बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है उससे ही बना सकते हैं। और ग्राफिकली मेथड से बोलेगा तभी आपको बनाना है, क्योंकि ग्राफ का निर्माण पर होता है। तो जब तक कि आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 मेथड देखा, अब थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोगों को ये पता चलेगा कि एक इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो हर एक केस में आंसर सेम ही आता है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ पर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। तो हम लोगों का जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब हम लोग x का वैल्यू, सबसे पहले x को हम लोग लिखते हैं, और x को अगर हम लिख रहे हैं तो हमको x को हाइड कर देना है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। b1 को c2 से, तो ये हो गया b1 c2, माइनस b2 को c1 से, ये हो गया b2 c1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोगों को माइनस y देना। हम यहाँ पर y लिखे हैं तो y वाले को हाइड कर देना, और a1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, a1 इंटू c2, और a2 को मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, तो a2 इंटू c1 और इक्वल टू 1। और 1 जब 1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देना, और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, a1 इंटू b2, a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, इससे हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। अब अगर हम लोग माइनस y का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को इक्वेट करना होगा। तो इन दोनों को इक्वेट करने से हम लोगों को मिलेगा माइनस y इज इक्वल टू a2 c2 माइनस a2 c1। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पर माइनस y का वैल्यू हम लोगों को मिला। अब हम क्या करते हैं, इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1c2 के आगे माइनस आ जाएगा और a2c1 के आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो हम लोगों को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। x का जो वैल्यू होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो जो डिनोमिनेटर में x के लिए हो वही y के लिए भी सेम है। तो हम लोग केवल ऊपर वाला टर्म याद रखना है और एक का नीचे वाला टर्म को याद करना है, यानी डिनोमिनेटर को भी याद रखना है। अब हम लोग इस फॉर्मूला में डायरेक्ट a1 मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू को पुट करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इक्वेशन में a1 इज इक्वल टू क्या है 2, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -1, c1 और c2। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड में है। यहां देख लीजिए इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, इसलिए अगर हम 10 को इधर ले आते हैं तो ये -10 होगा और ये -1 होगा। इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो हमारा आंसर जो क्या है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इक्वल टू के राइट साइड में हम लोगों को 0 ले आना है, उसके बाद सोल्व करना। तो अगर जरूरी नहीं कि 0 हमको ले आए, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 है तो ये -10, अगर यहाँ पर -10 होता तो हम लोग +10 यहाँ पर लिख सकते थे। अब x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b1 इंटू c2, तो b1 का वैल्यू है 4 इंटू -1 माइनस b2 का वैल्यू है -1 इंटू और c1 का वैल्यू है -10 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका a1 b2, तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू b2 इज इक्वल टू -1 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 इंटू b1 इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो गया 10। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2 और ये -2 है, तो ये हो गया -14 और नीचे भी -14। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, x का वैल्यू हम लोगों को 1 मिला। अब हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर इस स्पेस का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस स्पेस का यूज करके y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर दिया क्या है a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पर हम हर एक के वैल्यू को पुट करते हैं। हमारा क्या है, a2 को मल्टीप्लाई करना है c1 से, तो a2 हमारा कितना है 3 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो 3 को -10 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को -30 मिलेगा और फिर ये माइनस को हमने लिख दिया। अब a1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से, a1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से, यानी कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2। देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और हम लोगों का आंसर ये आ रहा -2, तो ये हो जाएगा +2। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर जो नंबर आया था वही चीज सेम आने वाला, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट -2 में लिखेंगे। अब +2 -30 हमारा हो गया -28, इन दोनों को ऐड करने पर 40, माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14, 42 जा 28। तो यहाँ हम लोग का y का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। तो x इज इक्वल टू 1, y इज